हेलो स्टूडेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीना, सोशलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का जो अपना ये टॉपिक है, रॉबर्ट के मट्टन का अनुभवयिक प्रकार्यवाद, ये एमए फाइनल के 5th पेपर से संबंधित है। इससे पहले मैंने प्रकार्यवाद के रेडक्लिफ ब्राउन, मैलिनोवस्की, टॉलकट पार्सेंस के सभी की सिद्धांतों को आपको स्पष्ट कर दिया था। आज रॉबर्ट के मट्टन ने जो प्रकार्यवाद में अपना योगदान दिया है, मुख्यतः इनके जो सिद्धांत है या इनके जो विचार है, उनको अनुभविक प्रकार्यवाद के रूप में समाजशास्त्र में पहचान मिली है। रॉबर्ट मट्टन पार्सन्स के ही स्टूडेंट थे। उन्होंने पार्सेंस की प्रकार्यात्मक जो विचारधारा थी उसको उन्होंने स्वीकार नहीं करा और इसके पीछे कुछ बुनियादी मतभेद थे, क्योंकि पार्सन्स का मानना था कि एक ऐसे वृहद या बड़े प्रकारात्मक सिद्धांत को बनाया जा सकता है जो अपने विस्तार में समाज के सभी पहलुओं को समझा सकता है। इस विचार से रॉबर्ट के मट्टन संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम संपूर्ण व्यवस्था के समाजशास्त्र सिद्धांत के स्तर पर अभी समाजशास्त्र नहीं पहुंचा है। ऐसा मट्टन मानते हैं कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं हुआ है कि जो संपूर्ण जो अपनी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसको वो समझा सके, उसकी रियलिटी को प्रस्तुत कर सके। इसी कारण मट्टन ने अनुभविक तथ्यों को अधिक महत्व दिया और कहा कि सिद्धांत बनाने से पूर्व अनुभविक जो तथ्य हैं उनको अधिक एकीकृत करना चाहिए और हमें अनुभविक तथ्यों के आधार पर सर्वप्रथम मध्य स्तरीय सिद्धांत बनाने चाहिए। ऐसा रॉबर्ट के मट्टन कहते हैं। रॉबर्ट के मट्टन का मिडिल रेंज थ्योरीज में मुख्यतः योगदान रहा है और जैसे मध्य स्तरीय सिद्धांत उदाहरण के रूप में मट्टन जैसे संदर्भ समूह सिद्धांत है, वो भी मध्य स्तरीय सिद्धांत है। रेफरेंस ग्रुप थ्योरी, होमन्स का विनिमय सिद्धांत, एक्सचेंज थ्योरी भी एक मध्य स्तरीय सिद्धांत है। हमारे देश में जातियों का स्त्रीकरण, जातियों में गतिशीलता, शहरों में गंदी बस्तियां आदि मध्य स्तरीय सिद्धांत के उदाहरण हैं। ये सब अनुभविक तथ्यों के आधार पर तैयार किए गए सिद्धांत हैं। इनको रॉबर्ट के मट्टन मध्य स्तरीय सिद्धांत कहते हैं, क्योंकि इतने बड़े सिद्धांत को हम नहीं बना सकते, मैक्रो सिद्धांत को, जिसमें संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था सिमट जाए। इसकी आलोचना करते हुए रॉबर्ट के मट्टन ने मुख्यतः टॉलकट पार्सन्स का जो सिद्धांत था उसकी आलोचना करते हुए अपना मध्य स्तरीय सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत करा है। और मध्य स्तरीय सिद्धांत को प्रस्तुत करने के पीछे उनका मुख्य जो उद्देश्य है वह है कि अनुभविक तथ्यों के आधार पर पहले मध्य स्तरीय सिद्धांत बनाया जाए, उसके पश्चात ही हम वृहद या मैक्रो सिद्धांतों को विकसित किया जा सकता है। रॉबर्ट के मट्टन कहते हैं कि सिद्धांत तार्किक रूप से जुड़ी हुई अवधारणाएं हैं, रॉबर्ट के मट्टन के अनुसार, जिनका उद्गम अनुभविक समरूपताओं से होता है। अतः हम सिद्धांत के लिए कह सकते हैं कि सिद्धांत की सही कसौटी अनुभविकता है, कि अगर हम कोई सिद्धांत बनाते हैं, अगर हम उसको समाज में अनुभविक आधार पर उसको हम नहीं परखते तो हम उसको सिद्धांत नहीं कह सकते। और रॉबर्ट के मट्टन कहते हैं कि तार्किक रूप से जुड़ी अवधारणा जिनका उद्गम अनुभविक समरूपताओं से होता है, उसी को रॉबर्ट के मट्टन सिद्धांत कहते हैं। मध्य स्तरीय जो रॉबर्ट के मट्टन का सिद्धांत है, मध्य स्तरीय वह सिद्धांत है जो सामान्य अनुभविक परिकल्पनाओं और वृहद व भव्य सिद्धांतों के बीच होता है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, जो अनुभविक
पराकल्पनाओं या हाइपोथेसिस होती है, और मैक्रो सिद्धांतों के बीच जो सिद्धांत पाया जाता है उसको हम मध्य स्तरीय सिद्धांत कहते हैं। मध्य स्तरीय सिद्धांत के निर्माण में मट्टन ने प्रकारात्मक सिद्धांत को विकसित किया। जब वे रैडक्लिफ ब्राउन तथा मेलिनोवस्की द्वारा दी गई मानव शास्त्रीय अवधारणाओं को, जो एक प्रकार की परिकल्पनाएं हैं, देते हैं, तो इसके पीछे उनका अनुभव है। इसी कारण मट्टन के प्रकार्यवाद को हम अनुभविक प्रकार्यवाद नाम देते हैं। ये मट्टन के अनुभविक प्रकार्यवाद का भावार्थ है। अब समाजशास्त्र में मट्टन ने प्रकारात्मक जो विश्लेषण करा उसका बेस क्या था, किस आधार पर उन्होंने प्रकारात्मक विश्लेषण करा, वो मैं आपको बताऊंगा। प्रकारात्मक सिद्धांत का निर्माण जिस प्रकार से मट्टन ने किया है वह एक प्रकार का सिद्धांतिक संहिताकरण है, कोडिफिकेशन है। उन्होंने पैराडाइम के माध्यम से कोडिफिकेशन किया है, जिसमें रैडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की और पार्सन्स से जो कुछ ले सकते थे उन्होंने उधार लिया। इन तीनों प्रकार्यवादियों से, दो मानव शास्त्री हैं, रैडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोवस्की और टोलकेट पार्सन्स, इन तीनों से उन्होंने जितना ग्रहण कर सकते थे उन्होंने ग्रहण करा, और इन सबको एक व्यवस्थित श्रेणी में उन्होंने रखा। यही टोलकेट पार्सन्स का प्रकार्यात्मक विश्लेषण है और उसको उन्होंने प्रस्तुत करा। प्रकारात्मक विश्लेषण में अपने आप में बहुत काफ़ी जटिल है ये, इसके परस्पर विरोधी स्वरूप भी है। जहाँ मट्टन के प्रकारात्मक विश्लेषण को देने से पहले इस विश्लेषण के प्रति समाज विज्ञान में जो विचारधारा प्रचलित है उसका उल्लेख करेंगे कि जो प्रकारात्मक विश्लेषण है उसके काफ़ी जटिल है, इसको प्रस्तुत करना। इसके दो पक्ष हैं। जहाँ टोलकेट पार्सन्स प्रकारवादी जो अपना विश्लेषण करते हैं वो ये कहते हैं प्रकारात्मक सिद्धांत की रुचि समाज को उसी अवस्था में बनाए रखने की है जिस अवस्था में वे है। मतलब रॉबर्ट के मट्टन ये कहते हैं कि जहाँ एक तरफ प्रकार्यवादी समाज का जब विश्लेषण करते हैं तो उनकी रुचि उसी समाज की व्यवस्था में जो अभी है और वो बनी रहनी चाहिए। प्रकारात्मक सिद्धांत के निष्कृत मतलब उसकी जो कमी का मेन जो कारण है वो यही है, यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। इसको अन्य जो समाजशास्त्री है वो काफ़ी संख्या की शक की नज़र से देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज का जो अपना समाज वर्ग समाज है, इस समाज में पूंजीपति उद्यमी उद्योगपति है, वह आर्थिक व राजनीतिक अभिजनों का काफ़ी इस समाज में सर्वोच्च स्थान है। इसी समाज के अंतिम छोर में निम्न वर्ग व दलित वर्ग भी हैं, या अपन उनको आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग भी कह सकते हैं, कि जिनको अभी तक अपना जीवन जीने का बेसिक जो सुविधाएं हुई हैं वो भी उनको अभी तक अवेलेबल उपलब्ध नहीं हुई है। इसमें हर मतलब वो पिछड़ा व्यक्ति है जो अभी तक पिछड़ा हुआ ही है, उसका किसी रूप से आर्थिक रूप से उसका उत्थान नहीं हुआ है। तो अगर हम प्रकारात्मक दृष्टि से देखें, जैसा कि पार्सन्स कहते हैं यथास्थिति की जब वो बात करते हैं, तो अगर ये स्थिति रही तो पूंजीपति एक माफिया गिरोह की तरह है जिन्होंने प्रकारात्मक सिद्धांत को प्रोत्साहित करने की एक साजिश रखी है। अगर इस तरीके से देखें कि जो पहले से पूंजीपति हैं, जो राजनीतिक अभिजन हैं या उद्यमी हैं या आर्थिक रूप से संपन्न हैं, वो चाहते हैं कि समाज की जो सिस्टम है, व्यवस्था जैसी चली आ रही है वो वैसी की वैसी चली आए, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। लेकिन हम किसी सिद्धांत के साथ विचारधारा को जोड़ना तर्क संगत नहीं है। अगर इस तरह की हम विचारधारा को जोड़ते हैं किसी सिद्धांत के साथ तो वो उचित
नहीं है। सिद्धांत तो सिद्धांत होता है, उसमें एक तरह का विज्ञान होता है, तर्क होता है, आगमन और निगमन भी सिद्धांत में पाया जाता है। फिर ऐसे सिद्धांत को किसी राजनीतिक या आर्थिक विचारधारा के साथ जोड़ना सिद्धांत के साथ अन्याय है, ऐसा अन्य समाजशास्त्रियों का मानना है और रॉबर्ट के मर्टन का भी मानना है। कुल मिला के रॉबर्ट के मर्टन ने टॉलकेट, पार्सन्स व मेलिनोवस्की व रेडक्लिफ ब्राउन के द्वारा जो प्रकारात्मक जो विश्लेषण प्रस्तुत करा था, तो उसकी जो कमियां थी उनको दूर करते हुए उन्होंने एक मध्य स्तरीय सिद्धांत, मिडिल रेंज थ्योरी को विकसित करने की उन्होंने कोशिश करी और उन्होंने कुछ नई अवधारणाओं का भी विकास करा। इस मिडिल रेंज थ्योरी के लिए एक पैराडाइम के मद उन्होंने विकसित करे थे, जिसके आधार पर इस थ्योरी को विकसित किया जा सकता है। वो इस प्रकार थे, वे मद जिनके प्रकार्य की पहचान करनी है, वो सबसे पहले अनुसंधानकर्ता को उन मदों व आइटमों को पहचानना जिनका वे प्रकारात्मक अध्ययन करना चाहते हैं। सर्वप्रथम उसको ये करना पड़ेगा अनुसंधानकर्ता को कि वो उन आइटम को पहचाने जो प्रकारात्मक जिनका अध्ययन करना है। जैसे उदाहरण के लिए भारतीय गांव के अध्ययन में अनुसंधानकर्ता को यह पक्का करना होगा कि वह गांव के अगणित तत्वों, विकास, अर्थव्यवस्था, गरीबी, बेरोजगारी, परिवार, राजनीति आदि में से किन मदों का अध्ययन करना चाहता है। जब मद निश्चित हो जाता है तब मर्टन का पैराडाइम आगे चलता है। सर्वप्रथम वो जो उनका प्रकारात्मक पैराडाइम उन्होंने जो प्रस्तुत करा, उसमें वो कहते हैं सबसे पहले आपका टॉपिक एकदम क्लियर होना चाहिए कि हमको किस विषय पर प्रकारात्मक अध्ययन करना चाहिए। उसके पश्चात अध्ययन से संबंधित उद्देश्य व प्रेरणाएं भी एकदम क्लियर होनी चाहिए, तभी आप अध्ययन कर सकते हो। प्रकार्य किस भांति व्यवस्था को बनाए रखते हैं, इस चीज़ का भी अध्ययन करना चाहिए और साथ साथ ये भी अध्ययन करना चाहिए कि व्यवस्था को डिसफंक्शन मतलब दुष्प्रकार्य भी व्यवस्था के अंदर होते हैं, ये भी हमें मान के चलना चाहिए। इसी संदर्भ में रॉबर्ट के मर्टन ने कुछ अवधारणाओं को विकसित करा। जैसे उन्होंने अवधारणाएं दी थी, प्रकार्य की अवधारणा दी थी और दुष्प्रकार्य की भी अवधारणा उन्होंने दी थी। साथ ही उन्होंने एक प्रकट प्रकार्य होता है और एक अप्रकट प्रकार्य होता है, मैनिफेस्ट फंक्शंस व लेटेंट फंक्शन, इन दोनों अवधारणा को उन्होंने समझाया था इसके अंतर्गत, पैराडाइम के अंतर्गत। साथ में उन इकाइयों की भी पहचान करनी चाहिए जो प्रकारात्मक है। व्यवस्था की आवश्यकताओं और पूर्व आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, इस चीज़ की भी, उन प्रकारों की भी खोज करनी चाहिए। वह क्रियाविधि जिसके माध्यम से प्रकार्य संपन्न किए जाते हैं, उसका भी आवश्यक है कि उसका भी अध्ययन करना अति आवश्यक है। प्रकारात्मक विकल्पों की अवधारणा को भी रॉबर्ट के मर्टन ने प्रस्तुत करा था। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक ही विकल्प आवश्यक है, मतलब एक से अधिक विकल्प भी हो सकते हैं। प्रक्रियाओं के लिए संरचनात्मक दबाव के पैराडाइम में मर्टन ने यह आग्रहपूर्वक कहा कि व्यवस्था में प्रकारात्मक विकल्पों के होते हुए भी कुछ सकारात्मक दबाव व्यक्ति पर इस तरह से होते हैं कि उसे एक निश्चित प्रकार्य या मद को ही अपनाना पड़ता है। मतलब कुछ सिस्टम में भी इस तरह के दबाव होते हैं, संरचनात्मक दबाव, कि व्यक्ति चाह के भी दूसरे विकल्प को नहीं अपना पाता और वो जो है उसी विकल्प को वो अपनाता है। इस विकल्प के रूप में, जैसे उदाहरण के रूप में उन्होंने कहा है कि जैविक आवश्यकताओं के लिए दाल रोटी का भोजन एक निश्चित प्रकार्य को पूरा करता है। इसके विकल्प के रूप में चावल और मछली या मांसाहारी भोजन उपलब्ध है। फिर भी व्यक्ति या उसके जाति समूह पर शाकाहारी भोजन का ऐसा दबाव होता है कि व्यक्तिगत मांसाहारी भोजन के प्रकार्यात्मक विकल्प को असली जामा नहीं पहना पाता या उसको वो ग्रहण नहीं कर पाता। एक व्यक्ति को
कि जिस प्रकार की उसकी जैविक आवश्यकता है उसके अनुसार वो दाल रोटी भी खा सकता है और चावल और मांसाहारी भोजन भी खा सकता है, लेकिन अपनी संरचना का ऐसा दबाव उस पर होता है कि वो शाकाहारी भोजन नहीं कर सकता। तो इस प्रकारात्मक विश्लेषण में रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं कि अनुसंधानकर्ता को ऐसे संरचनात्मक या संस्थागत दबाव की भी पहचान करनी चाहिए जिससे व्यवस्था किस कारण से बाध्य होती है कि उसी प्रकार की जो परिपाटी चली आ रही है उसी को व्यक्ति मानकर चलता है। इस चीज को भी रॉबर्ट के मर्टन अपने पैराडाइम में सम्मिलित करते हैं। गतिशीलता और परिवर्तन के अध्ययन पे भी रॉबर्ट के मर्टन बहुत अधिक जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो परिवर्तनशील नहीं हो। व्यवस्था तो परिवर्तनशील होती है और गतिशील भी होती है। जैसे उदाहरण के रूप में प्रकारवादी सिद्धांत की गतिशीलता हमारे देश की जाति व्यवस्था में देखी जा सकती है। एक ऐसा समय था जब निम्न जातियां और दलितों की अगणनीय योग्यताएं थी, वे अस्पृश्य माने जाते थे। मंदिरों में उनको प्रवेश भी उनका वर्जित था। सार्वजनिक कुएं से पानी नहीं ले सकते थे। लेकिन संविधान बनने के बाद ये सब नी योग्यताएं जो उनको डिसेबिलिटी उन पर लगाई गई थी वो सब हट गई और निम्न जातियों को संविधान में अन्य नागरिकों के समान दर्जा दिया गया। फलस्वरूप एक संघर्ष टल गया और आज भी जाति व्यवस्था कायम है। मतलब एक संघर्ष ही टल गया लेकिन आज भी एक जाति व्यवस्था कायम है। अतः इससे ये सिद्ध होता है कि व्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रकार्य भी बदलाव आता है, प्रकार्यों में भी बदलाव आता है। रॉबर्ट के मर्टन कहते हैं कि व्यवस्था स्वयं भी जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार अपने प्रकार्यों में बदलाव कर देती है। तो मर्टन कहते हैं कि गतिशीलता और परिवर्तन व्यवस्था की विशेषता है। ऐसे ही रॉबर्ट के मर्टन अपने पैराडाइम में बताते हैं कि प्रकारात्मक मान्यता और आवश्यकताओं की पूर्ति का तार्किक प्रमाणीकरण है कि जिस प्रकार से मतलब कि जो अपनी आवश्यकताएं हैं उनकी जो पूर्ति की जाती है उनको तार्किक रूप से उनको पहले मान्यताएं दी जाती है, उसके बाद ही उनको माना जाता है। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के ज्ञान का विशाल भंडार प्रस्तुत करते हैं, तो प्रकारात्मक विश्लेषण द्वारा तार्किक ढंग से ये देखा जाना चाहिए कि किस भांति विभिन्न मत इन मान्यताओं को पूरा करते हैं। मान्यताओं के अतिरिक्त व्यवस्था की आवश्यकताएं भी होती है। अतः अपन कह सकते हैं कि तार्किक रूप से यह देखा जाना चाहिए कि किसी सीमा तक विभिन्न मंदों के प्रकार्य व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। हमें देखना चाहिए कि किस सीमा तक जो अपने समाज की जो आवश्यकता है उनको विभिन्न मदों के प्रकार्य व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। वो जो मद हैं, जो अंग हैं, वो किस प्रकार से समाज की जो आवश्यकता है उसको किस प्रकार से पूरा वो करते हैं, इसको भी समझना अति आवश्यक है। तभी हम प्रकारात्मक सिद्धांत या अनुभवी प्रकारात्मक सिद्धांत को समझ सकते हैं। ये इनके पैराडाइम में रॉबर्ट के मर्टन ने प्रस्तुत करा। अंतिम जो इनका पैराडाइम का जो टॉपिक था वो ये था कि प्रकारात्मक विश्लेषण से जुड़ी हुई विचारिक समस्याएं, कि कभी कभार प्रकारात्मक जो विश्लेषण करते हैं उससे संबंधित काफ़ी विचारिक समस्याएं भी होती है। उनका ये मतलब नहीं है कि एकदम इन तत्वों से रहित है, कि मतलब कि जो सिद्धांत है वो प्रकारात्मक सिद्धांत में वो तत्व नहीं है जो व्यवस्था की रियलिटी को बता सके। प्रकारात्मक समाजशास्त्री जिस तरह से मूल्यों से प्रेरित होता है उन्हीं के आधार पर अपना विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अतः ये समझ लेना है कि प्रकारात्मक सिद्धांत प्रत्येक विचारधारा से मुक्त है, दोषपूर्ण है, क्योंकि विचारधारा का विकल्प तो प्रकारवादी समाजशास्त्री पर निर्भर होता है। वो कहते हैं कि हमें जब प्रकारात्मक विश्लेषण हम करते हैं तो हमें हर विचारधारा से मुक्त होना चाहिए, हर दोषपूर्ण जो विचारधारा है उससे हमें मुक्त होना चाहिए, और हमें प्रकारात्मक जो विचारधारा को हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसको प्रकारात्मक जो समाजशास्त्री है
वो एक विकल्प के रूप में चुने कि हमें किस प्रकार से इस समाज का विश्लेषण करना है। ये रॉबर्ट के मट्टन का प्रकारात्मक अनुभवी प्रकारात्मक विश्लेषण था। अगर हम रॉबर्ट के मट्टन का प्रकारात्मक योगदान को अगर हम मूल्यांकन करें तो उनके जो प्रकारात्मक मदों को और अपने पैराडाइम को तैयार किया है उन्होंने, मुख्यतः इसके माध्यम से उन्होंने वर्गीकृत कोडिफाइड कराया अपने मॉडल को, प्रकारात्मक मॉडल उसका विश्लेषण कराया, उसके माध्यम से उन्होंने मध्य स्तरीय सिद्धांत के लिए सुझाव दिया है। समाजशास्त्र साहित्य में ये पहली बार है कि मट्टन ने जैसे प्रकार्य और दुष्कार्य को पृथक श्रेणी में रखा है। इससे पहले सिर्फ प्रकार्य ही शब्द समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में देखने को मिलता था, लेकिन साथ साथ रॉबर्ट के मट्टन ने कहा कि जरूरी नहीं है कि कोई अंग समाज की व्यवस्था बनाए रखने में योगदान दे, वो समाज की व्यवस्था को तोड़ने में भी कोई अंग योगदान दे सकता है, तो वो उसका दुष्प्रकार्य है। रॉबर्ट के मट्टन ने ये एक अलग से दुष्प्रकार्य की अवधारणा को प्रस्तुत करा और निश्चित रूप से मंदों की ये कोडिफिकेशन जो उन्होंने करा, जिसे मट्टन ने पैराडाइम का नाम दिया, विभिन्न प्रकार के जो आइटम्स थे उनको कोडिफिकेशन करा, उनको पैराडाइम का नाम दिया और प्रकारात्मक सिद्धांत के विश्लेषण में एक अनोखी रॉबर्ट के मट्टन की पहल है। ये रॉबर्ट के मट्टन का अनुभवी प्रकार्यवाद था। धन्यवाद।